चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए कल कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजोन का हम लोगों ने देख लिया था। तो देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया स्पर्मेटोजोन का। ये इसका क्या हो गया, हेड रीजन हो गया, हम लोगों ने देखा था। ये मिडिल पीस विच कंटेन्स a lot of mitochondria which provides energy to the tail। ठीक है, टेल रीजन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। ये तो कर दिए है शायद, ये वाला अपलोडेड है प्रत्युष। ये अपलोडेड है शायद। हाँ देखिए यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। एक एक करके तीनों रीजन्स को हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं हेड की बात करूँ तो नॉर्मल अगर मैं शेप की बात करता हूँ तो शेप इसका कैसा होता है भाई, तो ओवल शेप का नजर आता है। ये कुछ ऐसा हमको नजर आता है, ठीक है, ऐसा दिखता है। इसके अंदर न्यूक्लियस आता है, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, हम कह सकते हैं कंटेन्स एंजाइम, कंटेन्स एंजाइम। और ये एंजाइम करता क्या है एक्रोसोम, तो ये एंजाइम भाई करता है जो ओवम में फ्यूजन होता है तो उसके वॉल को गलाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए ही काम आता है। तो एक्रोसोमल एंजाइम करता क्या है, ओवम के वॉल को डिग्रेड करता है ताकि स्पर्मेटोजोन क्या हो, अंदर आसानी से जा सके। ठीक है, तो कंटेन्स एंजाइम विच डाइजेस्ट the wall of ovum। ये है एक्रोसोम का काम। एक्रोसोम गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करता है जिसमें लाइटिक एंजाइम्स होते हैं। लाइटिक एंजाइम समझ गए, लाइटिक मतलब तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का एंजाइम है। तो लाइटिक एंजाइम्स है जो कि एक्रोसोम कंटेन कर रहा है। एंड जैसे ही वो ओवम के साथ क्या होता है कि फ्यूज होता है, एंड फ्यूजन के समय क्या हो रहा है, यही एंजाइम पहले वॉल को डिग्रेड करेगा, तब जाके स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके एक तरीके से फर्टिलाइज कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल वो नहीं कर पाएगा। हेड के पीछे नेक का रीजन रहता है, एंड नेक में नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं। तो ये तो फिगर ऊपर वाला हम लोगों ने ये वाला फिगर तो बना ही लिया था। ये वाला फिगर बन गया था। हेड रीजन करके लिखिएगा नीचे, हेड और ये 4 पॉइंट्स लिखिए। एक्रोसोम का लिख लीजिएगा ये। सर है अपलोड।
हो गया। तो देखिए हेड रीजन्स के बाद की हम बात करें तो हेड के बाद क्या है, नेक है। सिंपल स्ट्रक्चर याद रखना है हमको स्पर्मेटोजोन का। स्ट्रक्चर में सबसे पहला तो हेड रीजन हो गया। अगर हम मिडिल पीस की बात करें तो देखो मिडिल पीस जो है वो एक्सियल फिलामेंट, जैसे अगर देखोगे ना यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा। दो इसमें सेंट्रियोल है, एक देखो यहाँ पे रहता है, ठीक है, एंड एक नीचे रहता है। दो सेंट्रियोल याद करना, सेंट्रियोल सेल में पढ़ाए थे। तो सेल में सेंट्रियोल क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क। देखो याद करो फ्लैजिला वगैरह भी जो होता है उसका जो बेसल बॉडी होता है जहां से वो निकलता है वो क्या होता है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी जो टेल निकला है एक तरह से सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो कि एक्सियल फिलामेंट के नाम से जानते हैं हम लोग उसको। ये भी एक्सियल फिलामेंट, देखो इसके ऊपर क्या है, ऊपर से तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड अंदर क्या है, देखो ऐसा सीरियली अरेंज्ड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ऐसे स्पाइरली अरेंज हम कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है, ये टेल को ना बहुत एनर्जी लगेगा स्विम करने में, तो ये जो एनर्जी है वो फूड से निकालेगा। फूड कौन सा है इसमें, फ्रुक्टोज है ना, जो सेमिनल प्लाज्मा में रहता है, सेमिनल फ्लूइड में रहता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। जाहिर सी बात है फ्रुक्टोज से ज्यादा एटीपी कब निकलेगा, एनारोबिक में कि एरोबिक में, एरोबिक में कितना 38 एटीपी, ठीक है। वहीं पे हम कह रहे हैं कि अगर एनारोबिक करता तो 2 एटीपी। तो देखो इसको क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा जिसका साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो मेन है मिडिल पीस में, मेन चीज क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि क्या कर रहा है, स्पर्म को मूव करने के लिए, मोटिलिटी या मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भाई उसके अंदर क्या भरा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो उसको एनर्जी दे रहा होगा। हो गया। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट हमारा जो कि है टेल। टेल की हम बात करें तो टेल में एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट हमको नजर आता है, जो कि ये है, देखो यहाँ से एक सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट है जो कि यहाँ तक पहुंचता है। प्रिंसिपल पीस जो है ना वो यहाँ तक है इसका, ये एक्चुअली इतना दिखा रहा है, ये प्रिंसिपल पीस हो गया। एंड लास्ट में क्या होता है, ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ये निकला हुआ रहता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ये एंड पीस होता है जो 5 माइक्रोन का होता है। एंड टेल की ही मदद से क्या है, वो मूव कर पाता है, यानी कि स्विम कर पाता है किसमें, फ्लूइड में। पहले तो अपने ही मतलब कि मेल बॉडी में ही स्विम करेगा, फिर क्या है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में मूव करेगा बाई, देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ अंडुलेटिंग मूवमेंट। अंडुलेटिंग मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक सरपेंटाइन मूवमेंट। सरपेंटाइन समझते हो, सांप जैसा, सरपेंटाइन मूवमेंट इसी को कहते हैं हम लोग।
प्रत्युष डाला हुआ था गैमेटोजेनेसिस लेक्चर 3 का, अब देखिएगा। सर सुबह में देखे थे तो नहीं था, अभी रिफ्रेश किया ना आप बोले तो अब शो कर रहा है, डाउनलोड कर लिया। क्या बोल रहे हैं? सुबह में नहीं दिखा रहा था सर, अभी आप बोले तो फिर से रिफ्रेश किए ना तो आ गया। तो नहीं, इसीलिए लेक्चर खत्म हो रहा है तो हम तुरंत ही डाल दे रहे क्योंकि लेट हो जाता है, तो फिर एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर आप भूल जाते हैं। फिर हम भूल भी जाते हैं। हाँ, हो गया टेल। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया भाई हम लोगों का स्पर्मेटोजोआ का। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग और क्या देखेंगे कि कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो अगर मैं एक नॉर्मल इजैकुलेशन की बात करूं, नॉर्मल इजैकुलेशन, इजैकुलेशन मतलब होता है रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या मेल बॉडी हम कह सकते हैं। एक नॉर्मल इजैकुलेट्स में अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग वॉल्यूम जो होता है एक नॉर्मल इजैकुलेट में वो 3 से 4 ml के आसपास रहता है। एंड इस 3 से 4 ml में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब मिलियन कहने का मतलब क्या होगा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 200 मिलियन मतलब कितना होगा, 20, एक जीरो हटा दो, 20 करोड़, 20 से 30 करोड़ जो है वो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। एंड इस 20 से 30 करोड़ में से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, मतलब प्रेगनेंसी अटेनमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए कम से कम 60% ऐसे स्पर्म होने चाहिए ना। मान लो हम 20 करोड़ मान रहे हैं तो 60% इसके ऐसे होने चाहिए जो कि 12 करोड़ हो गए। तो 12 करोड़ ऐसे होने चाहिए ना जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज वाले होने चाहिए। एंड 8 करोड़ ऐसे होने चाहिए जिसमें, अगर हम 20 मान रहे हैं तो, जिसमें कि 40% जो स्पर्म है, या फिर हम कह सकते हैं 40% जो टोटल स्पर्म है वो काफी ज्यादा विगरस मोटिलिटी को शो करना चाहिए। विगरस मोटिलिटी कहने का मतलब क्या है, मतलब कि उसका जो मोबिलिटी है बाकी की तुलना में बहुत फास्ट होना चाहिए, तभी जाके वो क्या होता है, फर्टिलाइज कर पाता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। मतलब एक नॉर्मल इजैकुलेट का वॉल्यूम 3 से 4 ml हो गया। एंड एक नॉर्मल इजैकुलेशन में नंबर ऑफ स्पर्म्स कितने हैं, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और ये इतने सारे किस लिए, सिर्फ एक ओवम के लिए। तो सोचिए कि ये जो हम कह सकते हैं चांसेस है उसको कितना इंक्रीज किया जाता है, करोड़ों टाइम इंक्रीज किया जा रहा है। तभी तो, क्योंकि नॉर्मल एग जो है वो फीमेल में, मतलब मेल से फीमेल बॉडी में जाने तक, फीमेल बॉडी से यूट्रस तक पहुंचने तक लाखों करोड़ों मर जाएंगे उसके एसिडिक पीएच से। और सिर्फ एक ऐसा होना चाहिए जो जाकर फर्टिलाइज करे, लेकिन वही एक है जो चांसेस कैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स काफी ज्यादा। दूसरा चीज क्या है भाई, तो दूसरा चीज ये है कि 40% ऐसे होना चाहिए जो विग्रस मोटिलिटी, बहुत तेज मूव करने चाहिए। 60% नॉर्मल रहने चाहिए, 40% विग्रस मोटिलिटी वाले रहने चाहिए। ये है पॉइंट, देखिए नीचे लिखिएगा तो ये वॉल्यूम लिख लीजिएगा इजैकुलेशन का। सर एक बार विग्रस मोटिलिटी एक बार और बता दीजिए ना।
विग्रस मोटिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो मूवमेंट है ना काफी फास्ट होता है, ठीक है। मान लो कि एक नॉर्मल स्पर्म की हम बात कर रहे हैं, ये इतना 1 मिनट लगेगा यहाँ पहुंचने में, तो इसको मात्र 10 सेकंड ही लगेगा यहाँ से सेम डिस्टेंस से यहाँ पहुंचने में। तो काफी मोटिलिटी उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब बहुत तेज मूव करेगा। हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं oogenesis के बारे में। oogenesis क्या है भाई? oogenesis हम लोग एक्चुअली कहते हैं, टॉपिक दीजिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया से। याद करिए, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना जो कि मायोसाइट है, उसमें होगा मियोसिस, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर उसमें होगा मियोसिस सेकेंड, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। धंसा होगा किसमें? न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स में। न्यूट्रिशन लेगा, मैच्योर करेगा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस, रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या होगा? स्पर्मिएशन, ठीक है। टेस्टिस से रिलीज सेमिनेशन, बॉडी से रिलीज इजैकुलेशन, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री इंसेमिनेशन। कुछ कुछ वर्ड्स है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं, टेस्टिस से बाहर निकलता है तो उसको सेमिनेशन कहते हैं, एंड बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको इजैकुलेशन कहते हैं, एंड जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। तो oogenesis है क्या भाई? oogenesis है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवम। एंड oogenesis यानी कि मेन जो ओवा का प्रोडक्शन होता है वो ओवा के स्टेज में नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होता है, जो कि ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर करके बनता है। मेल और फीमेल में एक बेसिक अंतर है, जितना भी मेल में क्या है ना, स्पर्मेटोजोआ प्यूबर्टी अटेनमेंट के बाद बनना स्टार्ट होता है, उससे पहले बिल्कुल नहीं बनता है, ठीक है। उससे पहले स्पर्मेटोगोनिया के ही फॉर्म में वो स्पर्मेटोजोआ बनता ही नहीं है, इनिशिएट भी नहीं होता है बनने का प्रोसेस। लेकिन फीमेल के केस में जितना भी ओवम बनना होगा ना, वो सारा का सारा ओवम जो है वो पहले ही बन जाता है, ठीक है। पहले इन द केस हम कह सकते हैं जब इम्ब्रायनिक स्टेज में रहता है फीटस, फीमेल फीटस, तो उसी समय उसमें क्या होगा, जितना भी ओवम बनना होगा उसके लिए फॉलिकल्स डेवलप कर जाते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप करते हैं, लेकिन डेवलप तो कर जाते हैं लेकिन धीरे धीरे डीजनरेट भी बहुत सारे कर जाते हैं। तो स्टार्ट हो जाता है उसी समय, लेकिन उसका जो फॉलिकल्स है वो आके एक स्टेज पे आके रुक जाता है, ठीक है। किस स्टेज पे रुकता है भाई? तो वो फॉलिकल्स जो है वो डिप्लोटीन स्टेज पे आके रुक जाता है, जो कि प्रोफेस फर्स्ट स्टेज होता है, डिप्लोटीन, वहां पे आके रुका रहता है, ठीक है। रुका रहता है, उसके बाद से क्या होगा, वो प्यूबर्टी तक रुका रहता है। प्यूबर्टी में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो फिर वो साइकिल पूरा होता है, एंड साइकिल पूरा करके मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, एंड रिलीज करता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। एंड देखो, बॉडी को बिल्कुल ये नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी अटेनमेंट कब होगा। एक नॉर्मल फीमेल हर महीने मान लो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन के आसपास आ रहा है, 25 दिन के, 32 दिन या 30 दिन, वो वेरिएबल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ दैट इंडिविजुअल, एंड इट वेरीज फ्रॉम +-2 to 3 days, ठीक है। कभी ये पहले भी आ सकता है, कभी ये बाद भी आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल हम मान के चल रहे हैं कि महीने में एक बार आ रहा है, तो एक बार मतलब एक ओवा, साल में 12 ओवा, कितने साल तक करेगी? 10 से लेके 10-12 साल से लेके 45 से 50 साल, जो कि स्टार्टिंग होता है मेनार्क कहते हैं, एंड एंड होता है मेनोपॉज कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। तो यही लगभग 400 से लेके 450 एग का ही फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कर पाती है फीमेल। मतलब उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किस चीज का? प्रेगनेंसी का। 450 प्रोबेबिलिटी है प्रेगनेंसी का। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि 450 बार प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी का मतलब 1 साल और 2 साल गैप हो गया ना, फिर वो नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो आप देखोगे इतना प्रोबेबिलिटी है, मतलब 400 से लेके 450 साल 40 बार टर्न्स एक प्रोबेबिलिटी है कि फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी अटेनमेंट हो सकता है। oogenesis में जितने भी ओवा का प्रोडक्शन होता है वो एम्ब्रायनल स्टेज में ही हो जाता है, जितना भी फॉलिकल्स, उसके बाद से कोई भी oogonia नहीं बनता है बर्थ के बाद। ठीक है, oogonia मल्टीप्लाई करते हैं एंड मल्टीप्लाई करके प्राइमरी फॉलिकल को एंटर कर जाते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, एंड फिर वो मैंने क्या बताया, प्रोफेस फर्स्ट डिप्लोटिन में जाके रुक जाते हैं, प्रोफेस फर्स्ट के डिप्लोटिन में। मतलब ये वाले जो हमको दिख रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये कहाँ डेवलप किए, एम्ब्रायनिक स्टेज में। ठीक है, इसके बाद से वो कहाँ रुक गए, प्राइमरी फॉलिकल में आके रुक गए, यहाँ पे आके प्राइमरी फॉलिकल के रूप में रुक गए। ठीक है, यहाँ तक रुके हुए। तो oogenesis हेडिंग डालिए तो एंड लिखिए तो ये 5 पॉइंट्स। सर तो इसका मतलब जो मेल गैमेट्स होते हैं वो हमेशा फॉर्मेट करते रहते हैं, बनते रहते हैं, हाँ, लेकिन मेल जो गैमेट जो है फीमेल हमेशा नया बनता है एकदम स्टार्टिंग से। फीमेल वाला और क्या आधा बना हुआ है एंड हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो पूरा बन के गिर रहा है। मतलब सर वो पहले से ही बन के एक मतलब क्या प्री मैच्योर्ड फॉर्म में है बॉडी के हाँ, एक अंदर, प्री मैच्योर फॉर्म वो में बर्थ के प्रेजेंट पहले होता ही है। बन चुका है। हाँ, उसके बाद से नया नहीं बन सकता है। बस वो मैच्योर हो के 28 दिन पे वो हाँ हाँ, मतलब बस मैच्योर होके हर 28 दिन पे वो रिलीज हो रहा है। अच्छा समझ गया। हो गया, लिख लिए।
हो गया, चलिए फिगर नहीं बनाना था, तो लिखना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। हर प्राइमरी फॉलिकल जो है, ये वाला जो प्राइमरी फॉलिकल हमको नजर आ रहा है, ये कुछ आसपास के सेल से कवर्ड होता है, ठीक है, जिनको हम ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, जो कि प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। मतलब ये प्राइमरी oocyte जो है, ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन करेगा। देखो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बनाया था, ये ऊपर के फिगर में देखो, प्राइमर्डियल फॉलिकल बनाया था। एंड मतलब सिंपल है, अभी हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे कैसे वो डेवलप कर रहा है। प्राइमरी फॉलिकल बनाता है, एंड प्राइमरी फॉलिकल बना के वो इम्ब्रायनल स्टेज तक है, मतलब इम्ब्रायनल स्टेज, मतलब जन्म से पहले वो क्या बना चुका है, प्राइमरी फॉलिकल, इतना समझो। मतलब प्राइमरी oocyte नहीं होगा, प्राइमोडियल फॉलिकल, इसको काट लेना, प्राइमरी oocyte नहीं है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल ये वाला, ये डेवलप करके क्या बना रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बना लेता है। एंड प्राइमरी फॉलिकल जो है वो एम्ब्रायनल स्टेज तक, मतलब बर्थ से पहले प्राइमरी फॉलिकल बन गया। बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल क्या है, डीजेनरेट कर जाता है बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी पर मात्र 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रह जाते हैं हर एक ओवरी के अंदर, मतलब बनने का लाखों, लेकिन लाखों बन गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल अभी डेवलप उसी स्टेज में, किस स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में, एंड वहां जाके वो रुका हुआ है प्यूबर्टी तक। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डी जनरेट कर जाते हैं, मात्र 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचते हैं हर किसमें, ओवरी के अंदर। अब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में यही प्राइमरी फॉलिकल क्या होंगे, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, मेच्योर करेंगे एंड रिलीज करेंगे सेकेंडरी oocyte को, या इसी को हम लोग ओवा या सॉरी ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन उसको each primary follicle कर लीजिएगा, gets surrounded by a layer of granulosa cells to form primary follicle।
हो गया। देखिए तो यहां तक हम लोगों का हो गया। अब देखो ये डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, समझो इस चीज को। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल हम कह रहे हैं। ओवेरियन फॉलिकल कह रहे हैं मतलब प्राइमरी फॉलिकल तो क्या हुआ, बना हुआ है, मैच्योरिटी तक क्या है, प्राइमरी फॉलिकल है, रह जा रहे हैं। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैच्योरेशन किसका होगा, इसी प्राइमरी फॉलिकल का होगा। प्राइमरी बनाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी डेवलप करेगा टर्शियरी बनाएगा, टर्शियरी फाइनल ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। ग्राफियन मतलब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम ग्राफ था, एंड दिस ग्राफ इज सम अदर बॉडी, तो वो वेंडी ग्राफ वाले ग्राफ नहीं है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो है, आप देखोगे कि ग्राफियन फॉलिकल एक मैच्योर फॉलिकल है, यहीं से रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte निकलता है। तो एक एक करके हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे। तो डेवलपमेंट में ये फ्लो चार्ट लिखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ये फ्लो चार्ट लिखे। तो नीचे वाला कुछ मत लिखिएगा, एक एक करके पढ़ना ही है उसको। हो गया। देखिए अब एक एक करके थोड़ा डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं कि कैसे डेवलप करेगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल की। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे को प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें होंगी। प्राइमरी, अब देखो यहाँ पे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ऐसा है,
प्राइमरी oocyte या प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप करेगा टर्शियरी फॉलिकल में, एंड वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करेगा एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, जिसके कारण वो क्या होगा, रप्चर होगा, एंड रप्चर करके सेकेंडरी oocyte जो कि एक हैप्लॉइड है एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। देखो ये ऐसा है, ये डिवाइड करेगा, ये सेकेंडरी oocyte बनाएगा एंड एक पहला पोलर बॉडी बनाएगा सिर्फ और सिर्फ क्रोमोजोम को बैलेंस करने के लिए। ये 23, ये 23, ये कितना था 46, सिर्फ क्रोमोजोम को बैलेंस करने के लिए ही क्या करता है कि पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। प्राइमरी oocyte का जो मेन साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है वो सेकेंडरी oocyte ही कंटेन करता है, एंड जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम बैलेंस करने के लिए बनता है, धीरे धीरे क्या करता है, डीजनरेट कर जाता है। एक मिनट रुक जाइएगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किया हुआ है। और एक मिनट, आपने ये पॉइंट लिखा था क्या? नहीं नहीं ना, ये फॉलिकल्स को लिखिए तो, प्राइमरी फॉलिकल लिखे है ना, ये बनाइए तो फिगर उसका, प्राइमरी फॉलिकल का लेफ्ट वाला, उसके बारे में लिखना है। हमको लगा आगे दिए हैं। प्राइमरी oocyte है, उसके ऊपर क्या है, ग्रेनुलोसा सेल है, इसी को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी बनाइए, फिर सेकेंडरी का फिगर बनाइए, फिर टर्शियरी और मैच्योर फिगर बनाना है।
हो गया क्या? बन गया दोनों फिगर? नहीं हुआ। क्या हुआ? सब कुछ हो गया क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं हुआ ये? हो गया सर। क्या? ये है आपका टर्शरी फॉलिकल एंड ये है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। धीरे धीरे देखो बीच में क्या है, एंट्रम बनने लगता है। टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक देखो, सेकेंडरी में क्या था? एंट्रम नहीं था, बीच में स्पेस दिख रहा है, ये वाला जो स्पेस है वो है एंट्रम। ठीक है, ये स्पेस आपका होता ही नहीं है सेकेंडरी तक, ये वाला स्पेस। यहाँ पे ये क्या है, टर्शियरी में ही ये स्पेस है जिसको हम लोग एंट्रम के नाम से जानते हैं। तो टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? एंट्रम। धीरे धीरे एंट्रम क्या होगा? इनलार्ज होगा एंड अंदर में क्या होगा? स्पेस बनता चला जाएगा।
हो गया, बन गया। देखिए, तो टर्शियरी फॉलिकल में क्या डेवलप हुआ, एंट्रम, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, इंटरना और एक्सटर्ना लिखा हुआ है, आई थिंक ये ब्लर दिख रहा होगा आपको, एंड ग्रेनुलोसा सेल, प्राइमरी oocyte के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल सराउंड करते जा रहा है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में हमको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, बाहर की तरफ एक्सटर्ना, अंदर इंटर, बीच में कैविटी ग्रेनुलो एंट्रम, एंड ये जो येलो वाला है ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये oocyte है हमारा, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर नोन एज कोरोना रेडियाटा, एंड इसके ऊपर क्या होता है, एक इधर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्यूमुलस ऊफोरस कहते हैं हम लोग, क्यूमुलस ऊफोरस। ये एक फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये भाई ग्राफियन फॉलिकल है। फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी। ये कब होगा, देखो प्राइमरी जो है आके प्राइमरी oocyte कहाँ तक रुका हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक निकलेगा, मैच्योर करेगा ग्राफियन फॉलिकल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे अभी, 14 दिन में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर किया, ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, डीजनरेट हो जाता है। हो गया, दोनों बन गया। सर थोड़ा सा बना लिए, बाकी बाद में बना लेंगे। ठीक, तुम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो हमको नजर आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो प्राइमरी oocyte जो होता है टर्शियरी फॉलिकल में, वो ग्रो करता है, एंड उसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन। जैसे ये वाला क्या है, प्राइमरी oocyte है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है, ये टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल है, हम कह रहे हैं धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड डिवीजन होता है उसमें, वो बनाता है क्या, सेकेंडरी oocyte एंड पहला पोलर बॉडी। अगर ऐसे हम लोग बात करें, देखो ये प्राइमरी oocyte है, इसमें क्या है, 2n है, डेवलप करेगा तो 2 सेल बनाएगा ना, मियोसिस फर्स्ट होगा तो,
ये प्राइमरी oocyte किस पे रुका हुआ था, डिप्लोटिन स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट के। अपना पूरा ये क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट पूरा करता है, 2 सेल बनाता है, एक मेजर, दोनों में न्यूक्लियस जाता है, एक में पूरा लगभग साइटोप्लाज्म जाता है, एक में बहुत कम साइटोप्लाज्म जाता है। जो छोटे वाला सेल बनता है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को स्टेबल करने के लिए बना है, एन, तो एन एन हैप्लॉइड बन गया। एंड यही सेकेंडरी oocyte स्टेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। मतलब ओव्यूलेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या रिलीज होता है, ओवम रिलीज नहीं होता है। हम अभी तक हम एक मिसकंसेप्शन था हमारा कि हम बोलते थे ओवम रिलीज होता है, लेकिन ओवा का रिलीज नहीं होता है। रिलीज एक्चुअल किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का। सेकेंडरी oocyte ओवा कब बनता है, स्पर्म के एंट्री पे। स्पर्म जब एंटर करता है तब जाके वो क्या करता है, डिवाइड करके ओवा और सेकंड पोलर बॉडी बनाता है फिर। लिखे तो इसको, ये 3 पॉइंट्स। हो गया। देखिए, तो हम कह रहे हैं प्राइमरी जो है डेवलप करेगा, डेवलप करके टर्शियरी फॉलिकल बनाया। एंड टर्शियरी जो है बहुत जल्दी ही क्या होता है, एक मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल में चेंज कर जाता है। एंड जैसे ही वो ग्राफियन फॉलिकल में चेंज करता है, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर क्या है, एक नया मेम्ब्रेन बन जाता है। ठीक है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल तो वो क्या हुआ, डिवाइड कर गया है उसके अंदर एंड सेकेंडरी oocyte बना लिया। एंड उसके ऊपर क्या है, एक नया मेम्ब्रेन बन जाता है जिसको हम लोग जोना पेलुसिडा कहते हैं। एंड अब जाके क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो टूटेगा एंड रप्चर करके सेकेंडरी oocyte को रिलीज करेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। इसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। मतलब पहले क्या हुआ, ग्राफियन टर्शियरी फॉलिकल में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte। एंड उसके बाद से सेकेंडरी oocyte के भी ऊपर कोई दीवार नहीं था। जैसे ही वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है, चेंज होता है, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होता है, ऊपर चारों तरफ एक दीवार बन जाता है जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। ये जोना पेलुसिडा एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, आगे हम लोग देखेंगे। अब देखो, जैसे ही अब मैच्योर सेकेंडरी oocyte तैयार है जिसके ऊपर वॉल है, जिसको जोना पेलुसिडा कह रहे हैं, अब उसका रिलीज होगा।
मतलब ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा एंड अंदर से क्या होगा, रिलीज होगा एक सेकेंडरी oocyte का। इस प्रोसेस को ही ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ वेरी बिगनिंग, फर्स्ट डे इज काउंटेड एज ब्लीडिंग फेज और ब्लीडिंग डे। So this entire process is oogenesis, in which ovum, actually ovum is not releasing. In menstrual cycle, secondary oocyte is released, not ovum. Secondary oocyte further divides to form ovum and second polar body after the entry of spermatozoon. हो गया? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं oogenesis के स्टेजेस की बात करूं तो जैसे हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ा था, उसी तरीके से oogenesis भी है भाई। कैसे है? तो यहाँ पे oogonia देखो, oogonia बना कहाँ पे? एम्ब्रायनिक स्टेज में। फिर से कह रहे हैं, oogonia बना कहाँ पे? एम्ब्रायनिक स्टेज में, प्राइमोडियल फॉलिकल्स के रूप में। एंड ये प्राइमरी oocyte होके रुका रहता है, ठीक है? प्राइमरी oocyte होके रुका रहता है। ये प्राइमरी oocyte आके रुका रहता है कहाँ पे? हमारा प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाता है पूरा साइकिल फिर से, एंड वो ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो प्राइमरी oocyte जो है वो ग्रो करता है, एंड इसमें क्या है,
एक मिनट। तो देखो, ये हम कह रहे हैं प्राइमरी oocyte के फॉर्म में क्या हुआ, ग्रो हुआ भाई। एंड यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हम देखेंगे ये प्राइमरी oocyte जो है इसी फॉर्म में निकला, किस में, ये प्राइमरी oocyte। एंड ये जब डिवाइड किया ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर, एंड टर्शियरी फॉलिकल के अंदर वो क्या बनाया, एक सेकेंडरी oocyte एंड पहला पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम को बैलेंस करने के लिए बनता है। फिर सेकेंडरी oocyte क्या है, डिवाइड करेगा कब, एट द एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोन। तो ये डिवाइड करके क्या बनाएगा, एक ooted या ओवम हम कहते हैं, जो कि एन हो गया, एक्चुअल फ्यूजन इसी से होगा, एंड सेकंड पोलर बॉडी। तो यहाँ तक टर्शरी फॉलिकल में हुआ। फिर ये चीज कहाँ बन रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में। रप्चर कहाँ होगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा ग्राफियन फॉलिकल से एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो ये है एक फ्लो चार्ट, इसको मेंशन कीजिए। एंड साथ ही साथ ये जो फिगर है साथ साथ लिखना, लेफ्ट हैंड साइड जैसे लिखा हुआ है वैसे ही।
नहीं हुआ। हो गया। चलिए, तो oogenesis भाई हम लोगों का हो गया। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा देख लेते हैं। ये आज के लिए इतना ही रहने देंगे हम लोग। स्ट्रक्चर लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। देखो, स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है एंड नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि कोई भी इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, फ्लैजिला, सीलिया वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता है। जिस तरह से जैसे स्पर्मेटोजोन में क्या है, टेल है जो कि स्विम करने में मूव करता है, या हम कह सकते हैं हेल्प करता है। साइज की बात करें तो ये 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड ह्यूमन में ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला, इसका देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जो लेयर है सबसे अंदर, ये वाला क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको उलेमा भी कहते हैं, जिसको प्लाज्मा लेमा या उलेमा भी हम लोग कह सकते हैं। फिर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर ये वाला जो लेयर रहता है इसको जोना पेलुसिडा बोलते हैं। एंड उसके ऊपर क्या है, कुछ फॉलिकुलर सेल्स जो है वो अरेंज रहते हैं एंड एक लेयर बनाते हैं जिसको कोरोना रेडियाटा हम लोग बोलते हैं। तो 3 लेयर हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडियाटा। इनर मोस्ट प्लाज्मा लेमा या उलेमा कह सकते हैं, जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, एंड कोरोना रेडियाटा क्या है, उसके बाहर फॉलिकुलर सेल्स का लेयर रहता है। तो ये है एक स्ट्रक्चर ओवम का। इसको बना लीजिए एंड इसको लिख लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 2 लेक्चर्स, ये हमारा 4th लेक्चर था। 2 लेक्चर और लगेगा, खत्म हो जाएगा। 6 लेक्चर था ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
हो गया, चलिए तो रहने देते हैं यहीं तक। इसका यहाँ तक का पीडीएफ अपलोड कर देंगे ड्राइव पे, देख लीजिएगा एंड वीडियो। चलिए एंड कर दो। कुछ पूछना है किसी को? नहीं,